सबसे पहले मैं सभी सम्मानित वाइस चांसलर का जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवनियुक्त वाइस चांसलर्स का यह राउंड टेबल इस वर्ष Y20 समिट और आदरणीय राष्ट्रपति जी के दीक्षांत समारोह में उपस्थिति के पश्चात यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं मानता हूँ, जहाँ वर्तमान एजुकेशन सिस्टम तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने आइडियाज़ और ओपिनियन शेयर करेंगे तथा फ्यूचरिस्टिक कोलैबोरेशन का एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे। मैं डॉक्टर पंकज मित्तल जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ये आयोजन कश्मीर विश्वविद्यालय में रखा है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किंग आर्थर जब राउंड टेबल मीटिंग्स की शुरुआत की जब उन्होंने, तब उसकी कुछ परिकल्पना समुद्र मंथन जैसी थी, ताकि सभी बैरन की चर्चा से समाज मानवता के लिए कुछ नए विचार निकल सके। मुझे विश्वास है उसी भावना से श्रीनगर में वाइस चांसलर्स राउंड टेबल विश्वव्यापी दृष्टिकोण के साथ सभी संबंधित यूनिवर्सिटीज़ एवं देश के अन्य हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए नए विचार तथा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए व्यापक प्राथमिकताएं, ब्रॉड प्रायोरिटीज़ 3 दिन के मंथन में तय करेगा। पूजा पद्धतियों में एक शब्द का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, अक्षत, यानी बिल्कुल शुद्ध रूप में जो होता है उसे हम अक्षत कहते हैं। अपने प्योर फॉर्म में जो चावल पूजा में अर्पित किया जाता है उसे अक्षत का चावल कहते हैं, जिसे न पॉलिश किया जाता है न ही वो टूटा होता है, वो बिल्कुल अपने नेचुरल स्वरूप में होता है। और मेरी अपेक्षा होगी कि इस राउंड टेबल में बिल्कुल 2 टूक बातें हों, बिना परिष्कृत किए चीज़ों को जस का तस सामने रखा जाए, ताकि जिस उद्देश्य के साथ 17, 18 और 19 अक्टूबर को चर्चा हो रही है उससे पूरे देश की एकेडमिक कम्युनिटी लाभान्वित हो सके। ट्रेडिशनली ये राउंड टेबल है, इसलिए मैं आज शुरुआत गैर परंपरागत रूप से करना चाहूँगा और कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूँगा। वर्तमान में पूरी दुनिया में 300 मिलियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं। इनमें से लगभग 100 मिलियन स्टूडेंट्स प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं और लगभग 200 मिलियन स्टूडेंट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 116 देशों ने क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अपनाया हुआ है और लगभग हर देश में क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक नेशनल रैंकिंग सिस्टम भी काम कर रहा है। पिछले 15 सालों में दुनिया में जितने नए हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस शुरू हुए हैं उसमें 74% योगदान अकेले हमारे देश भारत का है, यानी कुल मिलाकर 22,250 नए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भारतवर्ष में शुरू हुए हैं। हमारे देश में अभी डॉक्टर पंकज मित्तल ने बताया कुल यूनिवर्सिटी की संख्या 1113 है, कॉलेज 43,796 हैं और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस जो किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े नहीं हैं उनकी संख्या 11,296 है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ था कॉलेज में वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, बाकी एकेडमिक फ्रेटर्निटी की कुल संख्या लगभग 15.5 लाख है और कुल स्टूडेंट्स की संख्या 4.14 करोड़ है। अब भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 48,000 है। अब मैं डेटा दूसरा आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि तस्वीर साफ हो सके। रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना साउथ अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी कुल आबादी 23 मिलियन है और इसका 70% एरिया कालाहारी डेजर्ट है।
बोत्सवाना के एजुकेशन डिपार्टमेंट की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उस देश में कुल 44 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें 60,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष कुल विदेशी छात्रों का इनरोलमेंट 1200 था। इस 1200 में दूसरे सबसे ज़्यादा विदेशी स्टूडेंट्स करीब 200 भारत से ही थे। पहले नंबर पर जिम्बाब्वे थे और इसी तरह आप बांग्लादेश, अजरबैजान, ब्रुनेई, बेलारूस, बुल्गारिया, ओमान, श्रीलंका, रोमानिया जैसे अनेक देशों के डेटा को आप देखेंगे जिन्होंने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी स्टूडेंट्स को होस्ट किया है। आज लगभग 79 देशों में भारत के 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। 2020 के आंकड़े के मुताबिक हमारे देश से बाहर पढ़ने जा रहे स्टूडेंट्स लगभग 30 बिलियन अमेरिकन डॉलर वर्ष भर में खर्च कर रहे हैं। इन सभी आंकड़ों का सबसे शॉकिंग पहलू ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद और उनके सपोर्ट में 4300 आधुनिक शहरों, वहाँ स्थापित इंडस्ट्रीज़ की व्यवस्था के बावजूद हमारा एक भी इंस्टीट्यूशन दुनिया के टॉप 10 एजुकेशन हब में शामिल नहीं है। क्योंकि जब तक हम सही तस्वीर पर ध्यान नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है कि फिर किस दिशा में हमें जाना है शायद तय करने में कठिनाई होगी। ये शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि इसका एक इकोनॉमिक पहलू भी है। ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर की 4.7 ट्रिलियन डॉलर की वार्षिक रेवेन्यू में हमारा हिस्सा 9 के बराबर है। आज मैं समझता हूं कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कमजोरियों को सही में पहचानें, सुधार करें, प्रैक्टिकल इनोवेशन, क्रिएटिव डेवलपमेंट, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंटरवेंशन करें, ब्रांड पोजीशनिंग करें, ताकि 2030 में वैश्विक एजुकेशन की अनुमानित एस्टिमेटेड 8 ट्रिलियन डॉलर इकानमी में भारत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सके और हमारे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड के टॉप 25 एजुकेशनल हब में शामिल हों। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ बड़े कदम, बोल्ड एक्शन हमें उठाने होंगे। ये सच है कि हमें अपने अतीत पर गौरव करना चाहिए। इतिहास में हम कभी जरूर एजुकेशनल हब थे, कभी नालंदा, तक्षशिला का गौरव हमारे पास था, लेकिन विकास की यात्रा तभी शुरू होती है जब नाव को किनारे बंधी जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए। अब फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा हमें। वैसे ही मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस दोबारा बनाने होंगे और सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं बल्कि क्वालिटी के आधार पर एजुकेट इन इंडिया के संकल्प को साकार करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करना होगा। अब बहुत ज़्यादा चर्चाओं का समय भी नहीं, अब टाइम बाउंड तरीके से एक्शन प्लान बनाकर काम करने का समय है। मैं 2-3 बातें मेरे पूर्व प्रोफेसर नीलोफर खान साहब ने, आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने विस्तार से बताया है, तो उसमें मैं समय नहीं जाया करूँगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में NEP 2020 को लेकर के हमारे हायर एजुकेशन काउंसिल ने, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ कैसे हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए, इस दिशा में निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि इसके कारण स्थिति में काफ़ी बदलाव है। इस बदलाव को मोल्ड करने वाले, उसे समय के सांचे में ढालने वाले प्रोफेसर दिनेश सिंह जी हैं, हमारे सभी वाइस चांसलर्स हैं जिन्होंने लीडर्स की भूमिका का निर्वहन किया है। और अनेक नए इंटरवेंशन, अभी 2 का जिक्र मेरे सामने ही हुआ है, डिज़ाइन योर डिग्री एंड कॉलेज ऑन व्हील्स के जरिए सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि यूनिवर्सिटी ऐसे टैलेंट को निर्मित करे जो फ्यूचर वर्क्स के लिए तैयार रहे। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे श्रीनगर में ही, कास्ट कश्मीर,
पिछले वर्ष विदेशी स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के लिए दिल्ली में उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, मैं भी था। और श्री जयशंकर हैरान थे कि ये पहली यूनिवर्सिटी है देश की जिसने इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया है दिल्ली में, और जो चिंतित है कि नहीं बाहर के बच्चे भी हमारी यूनिवर्सिटी में आने चाहिए। MOU भी वहाँ स्काउट्स कश्मीर ने साइन किया, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि भारत के विदेश मंत्री स्वयं इस काम में रुचि ले रहे हैं, और वाइस चांसलर स्काउट्स भी निरंतर उनके संपर्क में है। मुझे लगता है कि अब विदेशी दूतावासों की मदद से हमारे इंस्टीट्यूशंस का कैसे बाहर प्रचार, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बदलाव यहाँ हो रहा है, जम्मू कश्मीर भी उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन को प्रतिष्ठित करने का काम पिछले कुछ दिनों में हमारे हायर एजुकेशन काउंसिल ने, वाइस चांसलर्स ने किया है। देश की संस्कृतियों, मूल्यों और परंपराओं की संतुलित शक्ति के साथ भावी ह्यूमन कैपिटल विकसित करने तथा भारत के निर्माण में कैसे योगदान दिया जा सके, ये एक महती जिम्मेदारी सभी सम्मानित वाइस चांसलर की है। डॉक्टर पंकज मित्तल जी ने 9 विषयों पर होने वाली चर्चा का एजेंडा भेजा है। एजेंडे ने उन सभी संभव विषयों को कवर करने का प्रयास किया है जो प्रश्नों के रूप में आज लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के सामने उपस्थित हैं। एजेंडा पढ़कर किसी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तभी ढूंढा जा सकता है जब पहले हम ये स्वीकार करें कि वाकई में कोई समस्या है। यूनिवर्सिटी कैंपस में अनेक साल हमने भी गुजारे हैं। टेबल के उस तरफ भी बैठ कर के करीब से इसको देखा है, समझा है। अनेक दशकों तक यूनिवर्सिटी की घड़ी और रियल वर्ल्ड की घड़ी अलग अलग टाइम जोन में चलती रहती है। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि दोनों में कोई संबंध ही नहीं रहा है। ये सच्चाई है कि यूनिवर्सिटी और रियल वर्ल्ड में मौजूद घड़ी खाई की वजह से जब स्टूडेंट कन्वोकेशन के बाद बाहर जाता था तो उसे एक झटका सा लगता था। अनेक पीढ़ियों को यह सौभाग्य था कि उस समय सरकारी नौकरी के लिए इतने जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। जिसने PhD वगैरह कर ली उसे तो नौकरी की समस्या ही नहीं उस ज़माने में हुआ करती थी। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते थे, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते थे, तब मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता था। उस पीढ़ी के हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि अपने व्यक्तिगत संकल्पों, समर्पण और त्याग के द्वारा उन लोगों ने सरकारी सिस्टम से अलग हटकर अपना खुद का वजूद स्थापित किया। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित करने में काफ़ी देर की। प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और आज हमें राउंड टेबल आयोजित करके इस बदलाव को और रिफाइन करने पर विचार करने के लिए आप सब एकत्रित हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी को भविष्य में रिलेवेंट रहने के लिए एक विशाल प्राइवेट कॉरपोरेशन की तरह काम करना चाहिए, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल यूनिट अलग अलग पार्ट की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन करें, लेकिन एक कंप्लीट ऑर्गेनिक मैकेनिज्म भी तैयार करनी होगी। हर एक सेक्टर में बदलाव की स्पीड पहले की अपेक्षा कई गुना तीव्र हो गई है, और उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए सबसे बड़ा रिवोल्यूशन यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले तक एजुकेशन का उद्देश्य किसी तरह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, न कि उसका लक्ष्य भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये था नहीं। अगर भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को लीन और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एक के बाद एक डिपार्टमेंट्स की लेयर्स हमने इकट्ठा कर रखी हैं। घुमा फिरा कर हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के 3-4 कोर्स पढ़ा रहा है। कंप्यूटर साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, मैथ का अलग है, डिज़ाइन अलग है।
साइबर सिक्योरिटी अलग है। अब समय आ गया है कि इन प्रश्नों पर हमारे एकेडमिशियंस कि साइलोज में खड़े स्ट्रक्चर्स और स्टूडेंट्स के बैगेज को कम करने का प्रयास, ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। डिज़ाइन और डिग्री जैसे कार्यक्रम इस दिशा में नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा प्रदान किया गया है। उससे सालों से रुके हुए रिफॉर्म को जमीन पर लागू करने की जो दीवारें खड़ी हैं, उन्हें तोड़ने में मदद मिल रही है। यूनिवर्सिटी पर न सिर्फ फाइनेंशियल बोझ कम होगा इससे, बल्कि लक्ष्य भी स्पष्ट होंगे। और इस तरह का एजुकेशन, किस तरह की यूनिवर्सिटी एजुकेशन दे रही है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात स्टूडेंट घर न बैठे, खाली न बैठे, इसका प्रबंध भी शायद हम कर सकेंगे। सच्चाई ये है कि अभी तक लक्ष्य हमने स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किए थे। हम सिर्फ आउटडेटेड सिलेबस पूरा करके एग्ज़ाम लेकर डिग्री दे रहे थे। अब ये व्यवस्था जितनी जल्दी हम बदल सकेंगे, मुझे लगता है उतनी जल्दी विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान एजुकेशन सेक्टर दे सकेगा। पिछले वर्ष 1000 के आसपास भारतीय स्टूडेंट फिनलैंड पढ़ाई करने गए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर से भी आधी आबादी वाले उस देश में आजकल ज़्यादा स्टूडेंट्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने स्टूडेंट्स को कस्टमाइज एजुकेशन प्रदान करने की व्यवस्था की है। वहाँ उन्होंने हर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को 3-3 हफ्ते के मॉड्यूल में कैटेगराइज किया है। अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला ले रहा है तो सभी को 3 हफ्ते के लिए टास्क दिया जाता है कि आप स्क्रैच से एक बिजनेस मॉडल बनाकर दिखाइए। स्टूडेंट के दिमाग में पहले ही ये बात भर दी जाती है कि आप एक नई कंपनी शुरू करने वाले हैं और फिर 3 हफ्ते उसकी डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है। 1.5 महीने में स्टूडेंट का वर्ल्ड व्यू ही चेंज हो जाता है। वह क्लासरूम स्टडी को भी प्रैक्टिकल तरीके से सोचने लगता है। फिर उसे मैथ सब्जेक्ट से संबंधित कोर्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा साइंस, सुपर सिटी स्ट्रक्चर, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, टेलीकॉम जैसे सब्जेक्ट भी 3-3 हफ्ते के मॉड्यूल के रूप में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने सभी इंस्टीट्यूशंस में टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और बिजनेस को फ्यूज़ कर दिया है। और इसलिए आपने गौर किया होगा कि टेलीकॉम के एंड टू एंड सॉल्यूशन तथा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक समय में फिनलैंड दुनिया के अन्य देशों से बहुत आगे था। अगर आप सभी सहमत हों तो उसकी प्रैक्टिकलिटी स्थानीय परिप्रेक्ष्य में सॉलिड है, स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस के मुताबिक है, तो इस मॉड्यूलर सिस्टम को क्या हम अपना सकते हैं? मुझे यकीन है आने वाले 3 दिनों में आप इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं जानता हूं कि हमारी स्टूडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए शायद कुछ लोग सोचेंगे कि फिनलैंड से तुलना करना ठीक नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि क्लासरूम में 5 स्टूडेंट हो या 50, उससे क्लासरूम या यूनिवर्सिटी के वैल्यूज़ में अंतर कैसे आ सकता है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क कैसे पड़ सकता है। अगर हम भारत को विकसित देश की श्रेणी में देखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस को हार्ड डिसीजन लेने होंगे। मुझे प्रसन्नता है डॉक्टर पंकज मित्तल जी ने एजेंडे में यूनिवर्सिटी के फिस्कल चैलेंजेस को भी शामिल किया है। इस विषय से मेरे मन में एक सवाल आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या अन्य कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट रेवेन्यू सोर्स से कितना पैसा हर साल इकट्ठा करती होगी? बजट का 5% या 10%, या हो सकता है कि ऑडिटोरियम या गेस्ट हाउस के रेंट मिलाकर अधिक से अधिक 15%। इस मामले में स्पेन की हार्बर यूनिवर्सिटी ने एक नया प्रयोग किया है। उनकी योजना भारत में भी कैंपस शुरू करने की है। हार्बर यूनिवर्सिटी ने अपनी एक मीटिंग में कहा कि साहब, हमारे पास इसे चलाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है और अब पैसा उनसे लेना होगा जिनके लिए हम ये टैलेंट पूल तैयार करेंगे। उन्होंने हर एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहा कि आप कुछ पैसे दीजिए
अभी से हमारे स्टूडेंट रिमोट वर्क स्टेशन से आपकी कंपनी के लिए दिन में 2 घंटे काम करना शुरू करेंगे। जो स्थानीय एम्प्लॉयर थे उनके यहाँ जाकर काम करने की व्यवस्था की गई और एम्प्लॉयर फंडिंग की वजह से आज उनका रेवेन्यू स्ट्रीम टोटली डाइवर्सिफाई हो गया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेशन एक ऐसा विषय है जिस पर स्ट्रेटजिक ग्रोथ के लिए सही निर्णय यूनिवर्सिटी को भविष्य में इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में सहयोग दे सकता है, स्पेस और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान कर सकता है। मैं जानता हूँ मैंने काफ़ी वक्त लिया है, कई सारी बातें कहने को हैं, लेकिन मैं 2-3 बातों को कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए ज़रूरी है कि टीचर्स प्रोफेसर्स में भी मोटिवेशन लेवल उतना ही हो जितना जब स्वयं वो स्टूडेंट थे। अब कुछ दिन पहले हर्ष गोयनका एक बिजनेसमैन है, आप सब जानते होंगे, आरपी गोयनका के लड़के हैं, पावर सेक्टर में काम करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था, इसरो के डायरेक्टर सोमनाथ की कुल सैलरी 2.5 लाख रुपए महीने है। वो हैरान थे कि जो आदमी देश को चांद पर पहुंचाने के लिए टीम का नेतृत्व कर रहा है वह सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमाता है और उसे कोई भी बोनस दूसरा नहीं मिलता है। अनेक लोगों की उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया आई थी और एक सज्जन ने लिखा कि वह जो काम कर रहे हैं वो उनका पैशन है और चाहे सैलरी जितनी मिले उनका मोटिवेशन लेवल कभी कम नहीं होगा। प्रोफेसर्स में आमतौर पर टीचिंग प्रोफेसर में आने के बाद मोटिवेशन लेवल कम न हो, मुझे लगता है कि ये जरूर इस पर विचार आप सब करेंगे। वो कैसे बरकरार ही न रहे बल्कि आगे बढ़े, इसके लिए क्या मॉड्यूल बनाया जा सकता है। स्टूडेंट फीडबैक के अलावा हर प्रोफेसर के परफॉर्मेंस, उनकी सीखने और सिखाने के मोटिवेशन को मॉनिटर करने की क्या कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है। और इसलिए न बनाई जाए कि उसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट देखे, इसलिए बनाई जाए कि स्वतः यूनिवर्सिटी उसका मूल्यांकन करे। ये व्यवस्था आज दुनिया के अनेक देशों में लागू हो गई। इसका एक बड़ा कारण है कि प्रोफेसर था वाइस चांसलर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले प्रोफेशन की लिस्ट में शामिल नहीं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक वह विश्व के सबसे सम्मानित प्रोफेशन की लिस्ट में 4थे नंबर पर है। इस सम्मान का आदर करते हुए टीचिंग पैशन ऐसी व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी और सुनिश्चित भी करनी पड़ेगी। एक दूसरा सुझाव है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ये किताबों से नहीं सिखाई जा सकती है। ऐसी व्यवस्था हमें यूनिवर्सिटीज़ में बनानी होगी कि हर हफ्ते स्टूडेंट फील्ड लर्निंग में इन्वॉल्व हो। अभी मैं कल अनंतनाग गया था, एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने बनाया है और 8 महीने हो गए। 5 साल में हमने टारगेट रखा है कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। वहाँ के यंग कलेक्टर ने हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को फील्ड में भेज करके हम भी किसान बने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और मैं बड़ा उत्साहित था कल वहाँ के कलेक्टर की व्यवस्था देख करके। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोग हमें और करने होंगे। हर हफ्ते स्टूडेंट फील्ड लर्निंग में इन्वॉल्व हो। एक चिंता का विषय क्वालिटी एश्योरेंस, एक्रेडिटेशन, रैंकिंग के प्रति बहुत जगह उदासीनता दिखाई पड़ती है। कई बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को पुश करना पड़ता है कि आप लोग वर्ल्ड रैंकिंग तथा NIRF के लिए, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर मित्तल ने किया, हर एक इंस्टीट्यूशन में इसका व्यवस्थित मैकेनिज्म जरूर बनना चाहिए। वाइस चांसलर की अध्यक्षता में हर कैंपस में एक सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेशन टीम बनाई जा सकती है जो समय सीमा में उद्देश्यों को इम्प्लीमेंट कर सके। मित्रों, विश्व में हर हफ्ते बड़ा बदलाव हो रहा है और यह बदलाव लीनियर नहीं है बल्कि एक्सपोनेंशियल है और उसी के अनुरूप यूनिवर्सिटी को बदलना होगा और अन्यथा हम इर्रिलेवेंट हो जाएंगे। और ये कड़वी सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। आज अनेक विदेशी विश्वविद्यालय भारत आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास एजुकेशन का जो डिसरप्टिव मॉडल है वो वर्तमान की ज़रूरतों के मुताबिक है। अब केवल ये
संतोष और प्रसन्नता का विषय नहीं है। फिर हमारी प्रासंगिकता क्या रहेगी? आज नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में खतरा हमारे ऊपर मंडराने वाला है। मुझे लगता है कि यही समय है, सही समय है, जब हम सब अपने क्लासरूम में बदलाव करें, कैपेबिलिटी बिल्ड करें, ताकि आने वाले कंपटीशन में भी हम खड़े रह सकें और जो ख्याति हमारी रही है पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि उस ख्याति को, उस गौरव को फिर से हम प्राप्त कर सकें। यही निवेदन करता हुआ मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हुआ और दिनेश सिंह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।